शॉर्ट इस बात को ये कह सकते हैं कि विकास हो रहा है पर रफ्तार नहीं है उसकी। नहीं, विकास नहीं हो रहा, यही तो दिक्कत। रफ्तार तो तब आएगी जब विकास होगा। विकास तो है ही नहीं कहीं, कितने ही नहीं। मैंने कहा ना कि विकास है चूड़ी खनकाने वाले की बात। अगर मैं कहता हूँ आज आप देखना, ये आप इंटरव्यू जब आपका चलेगा जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस इंटरव्यू के आपके पब्लिश होने के बाद जब ये जारी होगा, आपका चलेगा मीडिया के अंदर, तो 3-4 दिन के बाद आपके विधायक साहब का, प्रशासन का कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा कि कुरुक्षेत्र में ये सड़क यहां से यहां तक कर दी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हैं हमारे कुरुक्षेत्र से ही, थानेसर से, यहीं के मूल निवासी लक्ष्मीकांत शर्मा जी। लक्ष्मीकांत शर्मा जी एडवोकेट हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं और बातचीत करेंगे आज के थानेसर के, कुरुक्षेत्र के लोकल मुद्दों की। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, आप कुरुक्षेत्र से हैं और स्पेशली थानेसर से हैं जी। तो आज लोकल मुद्दों की बात करते हैं। यहाँ पर एक बहुत कई दिनों से एक मुद्दा चल रहा है विकास का। मतलब पिछले प्लान में तो बहुत ज्यादा चला, इस प्लान में थोड़ा सा ठंडा है विकास का। विकास की बात पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना एक विकास हुआ आपके थानेसर हलके का? देखिए रवि भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने थानेसर के इश्यूज़ को लेकर, कुरुक्षेत्र के मामले को लेकर के मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे अपनी बात अपने मंच से कहने की मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक मामला विकास का आता है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आपने भी कहा कि पिछले 6 साल से 5 साल से जो चलता है, 5 साल पहले चला है, 1 साल से कुछ ठंडा है, इस पर तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का मामला सारा ही ठंडा है। एक एक पॉइंट्स भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक विकास की एक घटना सुनाना चाहूँगा। देसी आदमी हूँ, गाँव से आता हूँ, सारसे से आता हूँ, तो भाई वहीं की पृष्ठभूमि है। और वो देहाती जो कहावतें हमने बचपन से सुनते हैं अपने बाप दादाओं से, वो आज कहीं ना कहीं फलीभूत होती नजर आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस नई दुल्हन की तरह विकास करती है। ये नई दुल्हन की एक कहो तो मैं आपको एक मिसाल थोड़ी सी देना चाहूँगा। बताइए सर। गाँव में क्या होता है कि भाई, मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे शादी जल्दी हो जाती है, कई बच्चों की शादी लेट होती है। तो हमारे गाँव में ना, बोले एक बच्चा था, किसी का लड़का था, शादी नहीं हो रही थी, थोड़ा सा लेट शादी हुई जाके। जब लेट शादी हुई तो भाई जाहिर सी बात है कि जो नई बहुआनी थी तो उसका चाव भी बहुत ज़्यादा था। चाव बहुत ज़्यादा होता है। जो नई चीज़ आती है तो बड़ा आदमी उठाए घूमता है। तो नई बहू जब आई, और भाग्य से वो खूबसूरत भी थी, ये भी अच्छी बात थी कि वो, जैसे मतलब यहाँ बनाया ना कि मोदी जैसी दुल्हन आई है, बहुत खूबसूरत दुल्हन आई है, पूरा हिंदुस्तान क्रेजी था, हिंदुस्तान का यूथ क्रेजी था। वो मोदी जैसी खूबसूरत एक दुल्हन हमारे गांव के एक लड़के का आ गई। और जब नवी नवी आई तो भाई यहाँ तक वो चूड़ियाँ और वो कंगन वंगन से वो डाल के रखे थे। तो 1-2 दिन के बाद सास ने कहा, भाई घर में नई बहू आई है। ससुर ने भी कहा, बोला भी भागवान है, बोला बहू आई है नहीं तो खूबसूरत भी है, बढ़िया भी है, और सब कुछ ठीक है। तो बोला इससे यार खाना बनवाना भी शुरू कर दो। अब जितनी वो खूबसूरत थी साहब, मोदी साहब की तरह, खट्टर साहब की तरह, अब कितने खूबसूरत हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी खूबसूरत थी लोगों की नज़रों में, बड़ा खूबसूरत थी, उतनी ही वो कामचोर भी थी। अच्छा जी। जैसे मतलब हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, खट्टर साहब हैं, काम कुछ करना नहीं, ढोल बजाना। तो जितनी वो खूबसूरत उतनी ही वो कामचोर थी। काम करने को बोला तो भाई उसको सास ने बोला बहू तू, बोला आज की जो रोटी है ना, तेरे ससुर कह रहे हैं, बोला आज की रोटी तू बनावेगी। तो खैर वो क्योंकि नई नई थी, शर्मा भी रही थी, तो उसने सोचा भी अगर मैं आज मना कर दूंगी तो घर में क्लेश होगा, हो सकता है शायद तेरे को घर से बाहर भी निकाल दें। भाई बिना काम के करेंगे क्या, चाम का क्या करना है। तो नई बहू शर्मिंदा होकर के, थोड़ा शर्मांदी से अपना चूल्हे पे बैठ गई, किलो आटा गूंथ लिया और वो रोटी बनानी शुरू होगी साहब। जो उसने रोटी बनानी शुरू करी तो वो थापे तो चूड़ियों की खनक और चूड़ियों की धमक दूर पड़ोस तक जाती। वो पड़ोस में चूड़ियों की खनक हो रही, पड़ोसी सोच रहे भाई कमाल की बहू आई है, मतलब रोटी बन रही है, कमाल की बहू आई है, बोला कद की जुट रही है।
तो घंटा 2 घंटा हो गया, वो बैठी वहीं चूड़ियाँ, अब वो परमात्मा जाने ताड़ी बजा रही थी कि रोटी बना रही थी, ये तो पता नहीं, लेकिन वो चूड़ियों की खनक आ रही थी साहब। तो 2 घंटे बाद वो ससुर जी बोले अपनी घरवाली को, नहीं किसी बहू की सास को, बोला भगवान, बोला खड़ी होकर देख तो ले, बोला 2 घंटे से बहू रसोई में बैठी है, बोला रोटी तो एक भी नहीं आई। तो सास जो रसोई में गई तो वहाँ पे देखा कि 2 रोटियाँ परात में धरी हैं। अब सास बोली, बोला बहू तेने, बोला अभी तो 2 ही रोटी बनाई है। 2 घंटे में 2 रोटी? 2 घंटे में 2 रोटी। बोला तेने दिखता नहीं, मैं काम कर तो रही हूँ। बोला बहू रोटी 2 ही तो बनी है, इस हिसाब से कब तक काम चलेगा? बोला चल जाएगा, 2024 तक बना दूंगी। वो बोल रही, अब वो बोला अभी 2 घंटे में 2 रोटी तो टाबर की रोटी, बोला 2024 तक बन जाएगी। ये इनके विकास का जो मामला था। तो सास जोर जोर से बोलना, लेकिन उसके अंदर सास वाली वो बात आ गई कि मैं सास हूँ और ये बहू, रोटी बनाई नहीं भाई। कलेश खड़ा हो गया। जब ज़्यादा शोर हुआ तो वो पड़ोसी जिनके घर में चूड़ियों की खनक जा रही थी और जो बड़े चाव से सुन रहे थे कि आज तो बड़े पड़ोसी के घर में चूड़ियाँ खनक रही हैं, तो वो आगे तो बोला अरे क्या आफत आ गई? बोला कल तो ये बहू आई थी, बोला आज थारा, बोला जुत्तम प्रचार हो रहा है। वो बोला यार इसको रोटी बनाने के लिए बोल रही थी, 2 घंटे में 2 रोटी तारी हैं। तो वो बोला अरे क्यों बकवास कर रहा है? बोला यार तू बहू पे इल्जाम क्यों ला रहा है? बोला 2 घंटे से लगातार देख रहा हूँ वो इसकी चूड़ियाँ खनक रही हैं। और बोला चूड़ियाँ तभी खनकेगी ना जब रोटी बना रही होगी। अब पड़ोसी को तो पता भी चूड़ियाँ खनक रही, तो ससुरे ने और सास ने पता ना कितनी रोटियाँ बनी हैं। वो बोले भाई चूड़ियाँ ही खनक रही हैं, रोटी तो 2 ही बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो उस नई बहू की तरह से है। नई बहू मोदी और खट्टर साहब की तरह से थी, चूड़ियाँ वैसे ही खनकती रही, पड़ोस वाले सोचते रहे बोला रोटियाँ बन रही हैं, और घर में जो है वो अन्न का दाना, एक रोटी का टुकड़ा उसने बनाया नहीं है। तो साहब ये मिसाल देखिए, कहते हुए बड़ा दुख भी होता है, ऐसी मिसालें देना मतलब एक पॉलिटिकल आदमी के लिए थोड़ा सा मुझे खुद महसूस होता है कि इस तरीके से राजनीति में हम बात करें, लेकिन करें क्या जब जो आपके सामने होगा वही दिखेगा ना। आप कुरुक्षेत्र के विकास की बात करते हैं, मैं कुरुक्षेत्र के विकास की स्पेशली मतलब सड़कों की बात करना चाह रहा था मैं, कि सड़कों का कैसा है यहाँ पर हाल? सड़कों का हाल साहब देखिए, 2018 का मैं मसला लेता हूँ, उससे पहले की बात मैं नहीं करता। चलो जो था टूटी फूटी कम से कम चल रही थी। ये लोग कांग्रेस को इल्ज़ाम देते हैं कि कांग्रेस के टाइम में सड़कें नहीं बनी, सड़कों का टूट गई। यार कांग्रेस ने सड़कें बनाई तो हैं, आप तो टांकियां उन पर नहीं लगवा पाए, टांकियां तक सड़कों पर नहीं लगी है। 2018 में कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी साहब जी, काफ़ी टाइम के बाद आई थी, बहुत लंबे टाइम के बाद वो कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के अंदर कुरुक्षेत्र की सड़कें क्या है, एक सड़क है मुख्य, बाकी तो सड़कें अब छूट-फूट हैं। एक सुंदरपुर का जो ये पुल वाला जो बाईपास थोड़ी सड़क जिसको हम केडीबी रोड बोलते हैं, ये सड़क अब बन गई है। इससे पहले तो साहब क्या था कि एक ये जो 3rd गेट से लेकर और पिपली तक का एक सड़क है, यही हार्ट लाइन कुरुक्षेत्र की है और यही एक मुख्य सड़क थी और इसी पे सारा जो है कुरुक्षेत्र चलता था। यहीं से कुरुक्षेत्र का पता चलता था कि विकास है या नहीं है, क्या मामला है। बिल्कुल, इसी पे सारा बिजनेस, सारा इसी पे टिका हुआ, बिजनेस भी टिका है और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी टिका हुआ और जो यात्री जो आते जाते हैं वो भी इसी सड़क से आते जाते हैं। सारा मामला सड़क पे कुरुक्षेत्र की, कह सकते हैं कुरुक्षेत्र की जो औकात है वो इस सड़क से पता लग जाती है। ये बता देती है कि कुरुक्षेत्र किस हाल में है। 2018 में सब वो सड़क टूटी थी बरसात के अंदर, और मैं यहाँ पर पर्टिकुलर आपको बताना चाहता हूँ कि उस हालात में मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपने देखा नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी बड़े ट्राले को, ट्रक की बात नहीं कर रहा मैं, 24-24 तारे जो बड़े ट्राले होते हैं, उस ट्राले को 2nd गेट पे गड्ढे के अंदर धंसे हुए मैंने देखा है। इतनी सड़कों के अंदर गड्ढे थे। 1100 करोड़ रुपए का मामला उस टाइम आया था, ना हमने कही ना किसी और ने की थी। खुद स्थानीय विधायक का सुभाष सुधा जी का मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ 9-10 साल उन्हें पार्टी में काम भी किया है। वो मेरे साथ कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं। वैसे तो वो सारी जगह घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले वो लोकदल में थे, अरोड़ा जी ने उनको चेयरमैन बनाया था, वहाँ से चले फिर वो कांग्रेस में आ गए। फिर वो उसके बाद देखा कांग्रेस का कुछ गड़बड़ सा मामला लगता है तो वो खट्टर साहब के साथ पहुँच गए। तो खैर उसकी अपनी किस्मत है और अपनी चॉइस है भाई, वो फटाफट नज़ारा लेता है और अपना जो पार्टी सत्ता में होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। वो उनका बड़ा निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन उस वक्त विधायक साहब ने 1100 करोड़ रुपए का मसला उठाया कि कुरुक्षेत्र के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, 1100 करोड़ रुपए अलॉट हुआ, आया, लगा, खर्च हुआ। उन्होंने कहा, बिल्कुल हुआ। उन्होंने कहा, लगा नहीं लगा वो तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ रुपए के कुरुक्षेत्र में लगे हैं। पहली बात तो मैं यहाँ आपके कैमरे के सामने दावे के साथ कहता हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था और मीडिया में पूरी तरह से ये मेरा बयान चला भी था कि 1100 करोड़ रुपए मेरे हाथ में रखो, मैं कुरुक्षेत्र ही नया बना के दे दूंगा 1100 करोड़ रुपए के अंदर। सिर्फ नीयत सच्ची होनी चाहिए। अगर आप सच्ची नीयत के साथ काम करोगे, अब उसमें भाई अगर 100 रुपए में से 60 रुपए गोज में चलेंगे, 60 रुपए मेरी गोज में आ गए, 10 रुपए आपके गोज में आ गए, 10 रुपए दूसरे वाले की गोज में आ गए, तो बचे कितने? 20 रुपए तो बचे ना। अब 1100 में से आपने 20% अगर लगाओगे तो कितना लगेगा समझ लो। लेकिन मेरा वादा ये है और ये दावा भी है कि 1100 करोड़ रुपए मुझे दीजिए, मैं नया कुरुक्षेत्र बना के देता हूँ 1100 करोड़ रुपए के अंदर। उस वक्त मैंने पूरे शहर का दौरा किया, तब भी किया था, पूरे शहर में ढूंढे थे 1100 करोड़ रुपए। लोग पूछते थे, बोला पंडित जी यहाँ गड्ढे में क्या ढूंढ रहे हो यार? गली के गड्ढे में गया, सड़कों के गड्ढे में गया, मैंने तब भी ये कहा था कि यार 1100 करोड़ ढूंढ रहा हूँ। और पूरा शहर हंसता था इस बात को लेकर के, क्योंकि भाई हो तो दिखे ना कहीं ना कहीं। चलिए अब वहाँ से आइए, वो 2018 जून जुलाई का मामला था। 3 साल करीब करीब होने वाले उस मामले को। 3 साल के अंदर ये सड़क बननी जब शुरू हुई 2018 में, थर्ड गेट से पिपली तक का 6 से 7 किलोमीटर तक टुकड़ा है ये। टोटल एरिया 6-7 लगभग इतना है, थोड़ा बहुत नीचे ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं भाई। तब से लेकर के आज तक 3-3.5 साल के अंदर कितनी सड़क बनी है? थर्ड गेट से लेकर देवीलाल चौक तक सड़क बनी है। वो भी कब बनी है मैं बताता हूं कि पिछले 4 महीने 5 महीने लगातार मैंने इस सड़क को उठा के रखा, इस मुद्दे को। खुद मैं चला हूं इन सड़कों पर, मैंने इसके वीडियो जारी किए हैं, मेरे बयान चले हैं, आज भी पड़े हैं वो सारे यूं के यूं। सड़कों पर धूल उठती थी, गड्ढे पड़ गए थे, शीशे टूट गए थे दुकानदारों के। कोई गाड़ी जाती थी, पत्थर उठा और दुकानदार के शीशे पर दुकान का शीशा भड़ाम देसी जाता था। लोग विधायक के पास गए हैं और मेरे पास वो मेरे बयान का एक उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने बड़े आराम से कह दिया था कि साहब क्या करूं, ठेकेदार भाग जाता है। यार ठेकेदार जिसने काम लिया है, रोजगार मिलता किसको आज के टाइम में? और जिसको रोजगार मिलेगा, ऐसा कोई निर्भाग मानस है कि इस दुनिया में? हरियाणा में कहते हैं निर्भाग बोलते हैं, बदकिस्मत का। ऐसा कोई निर्भाग मानस है कि जो काम छोड़कर भाग जाएगा? यार कब छोड़ेगा? जब आप उसका जीना आराम कर दोगे भाई, तभी काम छोड़ेगा। अगर 3 ठेकेदारी सड़क के भाग गए काम छोड़ के, तो कमी किसकी है भाई? सीधी सी बात है, मेरे कहने की जरूरत नहीं, किसने भागी। अब पता ये लगा, हम भी गए नहीं, पता ये लगा कि साहब कमीशन इतनी मांगते हैं कि सड़क के लिए बचता ही कुछ नहीं है। जब कमीशन इतनी मांगोगे तो भाई ठेकेदार भी कोई बाबा थोड़ी है, कोई वो कोई योगी थोड़ी है भाई। ठीक है जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो इनको तो योगी भी ऐसे हैं, वो भी पूरे पैसे मांगते हैं पट्टे। लेकिन आप ये देखो ना कि वो बाबा थोड़ी है यार, वो 2 पैसे कमाने के लिए आया ठेकेदार भी। आप उसका हिस्सा भी डकारना चाहते हो, आप सड़क का हिस्सा भी डकारना चाहते हो, रेत बजरी सीमेंट आप सारा खुद ही डकारना चाहते हो, तो सड़क क्या खाक बनेगी वो? और मजे की बात बताऊं भाई मैं आपको, जब ये इन्होंने बाढ़ आए, ये पुल बनाना शुरू किया, पुल के ऊपर गड्ढे हो गए थे। हाँ बिल्कुल हुए थे, अभी भी मैंने देखा। देखिए मजे की चीज क्या है कि कच्ची मिट्टी उन गड्ढों के अंदर भर रहे थे। मैंने खुद रोक करके, मैं खुद वहां पर मैंने गाड़ी रोकी, मैं कोर्ट जाते टाइम मैंने ठेकेदार से पूछा क्या तमाशा है भाई? बोला जी जो ऑर्डर है उसको मिलेंगे। अब मेरा भाव ये है कि महंगाई कितनी बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी के शासन में। 1100 करोड़ रुपए में सिर्फ गड्ढे भरे मिट्टी से, गड्ढे मिट्टी से। तो आज फिर वही बात ये है कि 3-3.5 साल का अरसा हो चुका, 1.5 किलोमीटर का ये टुकड़ा नहीं बनता थर्ड गेट से देवीलाल चौक तक का। वो भी एक लेयर अभी इसके ऊपर डली है, अभी भी एक खूब जूत बजने के बाद, खूब झगड़ा होने के बाद एक लेयर अभी बनी है और उसमें कुछ नहीं बना। अब आप अंदाजा लगाइए कि साहब 3.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 1.5 किलोमीटर में बने सड़क, वो भी एक लेयर बने। और बाकी जो 5-6 किलोमीटर का टुकड़ा पड़ा उसका क्या बढ़ेगा? वो कितने साल में बनेगा? और वो डबल लेयर जो उसके ऊपर आएगी वो कितने टाइम में लगेगी? और जो उसका डिवाइडर है बीच का वो कितने साल में बनेगा? आप विकास का अंदाजा यहाँ से लगाइए। ना मेरे कहने की जरूरत है, ना शहर के लोगों के कहने की जरूरत है। विकास के नाम पर सिर्फ वो जो नई बहुवाली मैंने बताई है ना कि चूड़ियाँ जरूर खनकी हैं, रोटियाँ आज तक नहीं बनी। भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूँ रोटी देखने का। ये मामला नहीं कि सड़कों का आता है। सड़कों का मुद्दा तो हो गया,
में सफाई सेक्टरों की या फिर शहर के बीच में सफाई की क्या व्यवस्था है जी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है साहब। आप किसी मोहल्ले में जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, एक मोहल्ले की बात नहीं करता, और मोहल्ला भी छोड़िए आप। मैं आपको बताता हूँ, जो पुराना बाईपास रोड है कुरुक्षेत्र का, जो यूनिवर्सिटी से निकलता है और चेक्सिली के मकबरे की साइड से होकर के उधर पीछे से निकल जाता है झांसा रोड की तरफ, झांसा रोड की तरफ, वहाँ पर जाइए। 4 जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर आज भी गंदगी के ढेर लगे पड़े होंगे, क्योंकि मेरा ऑफिस वहीं है ना, तो मेरे को आना जाना वहाँ से पड़ता है। आज भी वहाँ पर कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर हैं, डंपर आते हैं, लेकिन डंपर वही बात है भाई, आगे डंपर क्या करते हैं कि कूड़ा, घर का कूड़ा उठाते हैं। नहीं डंपर कहाँ कूड़ा उठाते हैं, डंपर तो ब्रेक मार के खड़ा जाता है, चलो उसमें डाल देते हैं। उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई आप आइए इस डंपर में कूड़ा डाल दीजिए, आपने घर का कूड़ा डाल दिया। लेकिन जो सफाई कर्मचारी नाली साफ करके नाली का कूड़ा करकट वहाँ एक कोने में ढेर लगा देते हैं, उसे कि मैं उठाऊंगा। सफाई कर्मचारी कहाँ है जी? जो हैं 2-4 तो धरना दे रहे हैं। नहीं, जो, हाँ मैं वही, जो जितने हैं 2-4 आते हैं कभी कभार, जो कभी कभार आ जाते हैं, मतलब गलती से आगे, थोड़ा बहुत आगे, तो उन्होंने क्या किया कि कूड़ा कचरा निकाला और वहाँ पर ढेर लगा दिया। जब उनकी नौबत आई तो वही बड़ी बात है भाई कि साल में 9 महीने धरने पे बैठे हैं, 3 महीने वो काम करेंगे, 3 महीने में से कितना कर देंगे वो। और फिर देखिए एक और थोड़ी सी, मैं मतलब कहीं ना कहीं ये मानूंगा कि ये संवेदनहीन सरकार है। ये ऐसी सरकार है जिसके दिल में ना दया भाव है, ना लाज है इनको, ना इनको शर्म आती, ना इनको हया आती है। जब ये डंपर का मामला शुरू हुआ ना साहब, तो इन्होंने शुरू किया था फ्री सेवा के लिए जी। और थोड़े दिन के बाद क्या बोला जी 50 रुपये 100 रुपये का टैक्स लगा दिया घर के साथ। 50 रुपये पर घर। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है भाई कि जब 2019 के चुनाव से पहले आपने बड़े बड़े ढोल पीटे, 1-2 बार डिबेट में इनके साथी मेरे साथ आए भी हैं, चैनल्स पे डिबेट, इन्होंने ये वहाँ पर मुद्दा उठाते थे। मैं इसलिए यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, मैं कभी ना कहता ये डंपर वाला मामला, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि डंपर के नाम पर यहाँ के विधायक ने वोट हासिल किए, ये कह करके बड़े बड़े चैनलों के ऊपर बैठ करके, खुद मैं डिबेट में मौजूद होता था, मेरे साथ बहस हुई है कि साहब हमने फ्री के डंपर लगा दिए, फ्री कचरा उठाएंगे शहर से। अब भाई वोट मिले ना मिले, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि लोग जब 15 लाख के चक्कर में बह सकते हैं तो क्या उस फ्री के कूड़ा उठाने के चक्कर में नहीं जाएंगे? लोग गए हैं, चाहे 1% वोट मिली। जब आपने उसके नाम पर वोट हासिल कर ली, आप 2019 में आए, चुनाव जीता, 20 में आते ही आपने 50,000 रुपये उसके ऊपर कूड़ा टैक्स लगा दिया। 50 रुपये, ठीक है, आपने लगा दिया कि ठीक है जी हम तो पर घर से उठाएंगे। अब सवाल इस बात का है भाई कि अगर आपने कूड़ा टैक्स लगाना था तो पहले लगा देते। और फिर शर्मिंदगी की बात एक और आती है भाई, क्या आती है कि टाइमिंग क्या आपकी, इनकी टाइमिंग भी बड़ी बहुत गजब की होती है साहब। इतनी गजब की टाइमिंग मैंने ज़िंदगी में किसी की नहीं देखी। पैसे कमाने की टाइमिंग, पैसे छीनने की टाइमिंग, लोगों को कंगाल करने की टाइमिंग, लोगों को बर्बाद करने की इनकी टाइमिंग है सेट। ये माहिर है इस तरह। मैं ये कहता ना कि कांग्रेस कभी 60 साल में ये नहीं कर पाई, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस कभी भी 60 साल के अंदर मक्कारी नहीं कर पाई, बेईमानी नहीं कर पाई, लोगों के साथ छल नहीं कर पाई, लोगों के साथ झूठ और फरेब का खेल कांग्रेस नहीं खेल पाई, नहीं कर पाई। ये लोग करते हैं, इनकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त साहब। एक तरफ कोरोना का ऐलान प्रधानमंत्री करते हैं कि 3 महीने ना कोई घर से बाहर निकलेगा, ना कोई घर के अंदर घुसेगा, जो जहां है वही रहेगा। ये लॉकडाउन था, रात को आके बोल दिया कि जो जहां है वो वहीं रहे। बड़ा अजीब सा लॉकडाउन था, कोई नीति नहीं, कुछ नहीं, बोल दिया। प्रधानमंत्री के ऑर्डर हैं भाई, मानने पड़ेंगे, सबको मानने भी चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री और वो मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो उसके तो ऑर्डर मानने चाहिए। वो तो नई ब्याली बहू थी ना, जिसकी चूड़ियाँ खनक रही थी, तो चूड़ियों वाली बहू की तो भाई बात माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई रोड़ा नहीं है। तो हमने भी माननी, सबने माननी है। तो उस टाइम में जब कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा, दुकानें बंद पड़ी हैं, कर्मचारी का ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही, प्राइवेट कर्मचारियों की छुट्टी हो गई है, लोगों को घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। उस वक्त यहाँ का प्रशासन, यहाँ का विधायक बड़ी निर्लजता के साथ आके आकर के कहता है कि 50 रुपये घर के साथ लगेंगे। अजीब टाइमिंग है भाई। कितना बढ़िया मौका चुना कि भाई ना कोई घर से बाहर आएगा, ना बोलेगा, ना आंदोलन, ना कोई प्रदर्शन, ठोक दो। वो ठोक दिया। अब ये क्या अजीब माहौल है भाई आपका।
फिर आज वही बात है, आपने वो भी लगा दिया। आज भी चलिए पूरे शहर का दौरा कर लीजिए, कैमरा उठाओ और पता लगेगा कहाँ क्या सफाई। मैं भी वही चाह रहा था कि पूछना यही चाह रहा था कि 50 रुपए तो लगा दिए, क्या उसके बावजूद कुछ असर हुआ? देखिए, जो लोग पहले कर रहे थे बेचारे, अब वही बात है कि मान लिया मेरे घर का कूड़ा है, भाई मुझे गंदगी कहीं बाहर डालने में तो डाल लूँगा, लेकिन जहाँ तक प्रशासन का मामला आता है, प्रशासन का तो मैंने आपको बता दिया कि आज भी माहौल यूं का त्यों है। डंपर आगे नहीं आगे, कोई इनकी परफेक्ट टाइमिंग नहीं कि कभी आगे कभी नहीं आगे, और आगे तो एक टाइम आगे, बाकी दिन क्या करेंगे, सिस्टम क्या है, कोई सिस्टम नहीं है। और डंपर भी इन्होंने क्या था कि अपने कुछ आदमी चुन वुन के वहाँ पर लगा दिए, उनको कर दिया, और वही झाल मेल। अब परमात्मा जाने भाई इनकी नीयत, और इनकी नीयत ही दूर तक जाए, पता नहीं कौन है ये, क्या लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन स्वच्छता के अभियान पर मैं आपको एक मोटी सी एग्जाम्पल और दे देता हूँ। इन्हीं के प्रधानमंत्री वैसे तो पूरे देश का है, बिल्कुल है, पूरे देश के पूरे देश के ही हैं, लेकिन कहने में, क्योंकि पूरे देश के लिए उस व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है, उस व्यक्ति ने सिर्फ देश को बेचने का काम किया। आदरणीय मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री है, मानना पड़ेगा, संवैधानिक पीठ है, और हम संवैधानिक पीठ की, मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, उस गद्दी का सम्मान करता हूँ जहाँ पर वो बैठते हैं। लेकिन साहब उन्होंने एक नारा दिया स्वच्छता का, मैंने उसको माना, चलो अच्छा काम है भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री का काम नहीं होता कि कूड़ा करकट उठवाना, जो भी करना, ये और लोग नीचे के बहुत सारे होते हैं। लेकिन चलो, ये आपने प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ कर के आए, खुद कूड़ा उठवाया, और एक अच्छा संदेश उनकी नज़र में उन्होंने दिया कि अब हर आदमी अपना अपना कूड़ा साफ करेगा। पहले तो मेरा यही सवाल था कि आप गलियों का कूड़ा साफ करने की बजाय, अगर आप जिस ऑफिस में आप बैठते हो, मैं अपने ऑफिस में खुद झाड़ू लगा लेता हूँ, लगा लेते हैं, बिल्कुल। आप अपने मंत्रियों को बोलो कि अपने मंत्रियों से सफाई कर्मचारी हटाओ, वहाँ से उनको गलियों में भेजो, और हर मंत्री अपने जो सफाई है वो अपने उसकी खुद कर लेगा। नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि इन्हीं के हरियाणा सरकार के मंत्री, जब ये स्वच्छता अभियान लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग पार्टी थी इनकी, वो लॉन्चिंग पार्टी में चलिए कह रहा हूँ, माफ़ करना, कि पहले कूड़ा गिराते थे सड़कों पर, फिर यहाँ उठाना शुरू कर देते थे। ये हरियाणा सरकार में ये एक मंत्री थे, हमारे कुरुक्षेत्र से ही आते हैं वो। मैंने उनको, एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आपने भी देखा हो, खूब चर्चा हुई थी, झाड़ू लगाते लगाते कह रहा, बोला यार मरवा दिया इस मोदी ने। बोला जिसके अधीन आदमियों की, जिसके मंत्रियों की सोच अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी होगी, जिसके मंत्री प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलेंगे, तो साहब देश में क्या संदेश जाएगा? वो अभियान कहाँ सक्सेस होगा, कहाँ लोगों के मन में क्या जाएगा, जब लोग देख रहे हैं कि इसके मंत्री ही ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सफाई का मामला आता है, बिल्कुल धराशायी मामला है, और सफाई के नाम पर पैसा इकट्ठा करने का एक मामला इन्होंने लगाया। कहीं कुछ लगा देते हैं, कभी मथाना गांव में कोई स्टोरेज, पता नहीं कहाँ कुछ कुछ करते रहते हैं, बस कहीं बोर्ड लगाना। आप इनको बोर्ड लगाने की सरकार कह सकते हो? नहीं, इससे वैसे रोजगार तो जनरेट हुआ है ना। रोजगार का मामला अगर बात करें, जो डंपर चला रहे हैं बच्चे, रोजगार जनरेट हुआ। उसके बाद मशीन आई, मशीन के साथ जो कर्मचारी लगे साफ सफाई के, रोजगार जनरेट हुआ। वो उस तरीके से काम तो चल ही रहा है ना। सफाई के लिए काफी एक बड़ा वो हुआ, बजट आया, और काम लेकिन बजट गया कहाँ? बजट ये सब डंपर खरीदे हैं, वो चीजें खरीदी, डंपर है, कितने डंपर खरीदे हैं? वो जो मशीनें लगाई थी वो कहाँ है, पहले दिन का पता करो आप। देखो, वो 2 मशीनें कुरुक्षेत्र में आई हैं, वो चलती हैं, मैंने खुद देखा है। नहीं, वो चलती हैं। अब आज के टाइम में कहाँ है वो? चल रही हैं जी, सेक्टर्स की तरफ और मेन रोड्स। क्या वो क्या करती है वो मशीनें, क्या उनकी क्या कार्रवाई है मशीन? मशीन की कार्रवाई ये है कि मशीन ना, जैसे घर में वैक्यूम क्लीनर है, वो एक बाहर का वैक्यूम क्लीनर है। नहीं, तो उसमें कितना कर सकते हो? सवाल इस बात का कि अगर आपने, मैं कहता हूँ 1100 करोड़ की जिक्र करके, मैंने भी ये पहली एक बात कही कि 1100 करोड़ में से अगर 20% लगा भी दिया जी, तो आप उसको डेवलपमेंट बोलेंगे क्या? नहीं, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं, मैं उसको भी, उसकी रोजगार का मामला लीजिए साहब। ये ऐसी सरकार है, पहली बार मैं कदर करता हूँ मोदी साहब की, प्रधानमंत्री जी की, और इनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। इन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, और एक कीर्तिमान और अभी इन्होंने ताज़ा स्थापित किया है। पहले क्या होता था कि कोई सरकार कर्मचारी लगाती थी, अगली सरकार आगे हटा देती थी, कोर्ट में आता था मामला, जैसे मतलब चलो वो हट जाते थे, उसका जिम्मेदारी सरकार की होती थी। अगर ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में कर्मचारी लगे और कांग्रेस के टाइम में हट गए, तो चलो बेशक कोर्ट ने हटाए, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ही
इस काम के लिए जिम्मेदार होती है, जन कल्याण के लिए बनती है। कांग्रेस ने लगाए तो चौटाला के टाइम में हट गए तो वो जिम्मेदारी उनकी है, चौटाला के टाइम में फिर लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हट गए तो वो जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन ये तो सब पहली बार हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी लगाए, भर्ती करे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको हटा दे, उनको प्रोटेक्शन ना कर दे पाए। पीटीआई का मामला ले लीजिए, और सबसे बड़े गजब का मामला तो ये है कि जब जींद का उपचुनाव था 2019 के अंदर, रातों रात लिस्ट लगाई गई थी, आचार संहिता का खुला उल्लंघन करके डी ग्रुप की लिस्ट लगाई गई थी। ठीक है साहब, ये जनवरी 2019 का मामला है। अब जनवरी 2021 में ही अब मुझे पता लगा है, मेरी जानकारी के साथ, कुछ में स्पोर्ट्स कोटे कुछ कर्मचारी जो लगे थे वो बता रहे हैं कि हटा दिए गए इन्हीं की सरकार ने। तो अब ये इस तरीके से रोजगार दोगे क्या? इस तरीके से दोगे? प्राइवेट सेक्टर आपने खत्म कर दिया। अब रोजगार की बात मैं बताता हूँ। मार्केट में जाते थे आप, बाजार के अंदर हर दुकान पे 2-4 आदमी काम करते थे। बिल्कुल। कपड़े की दुकान है पर उस पर 3 आदमी लगे हुए हैं, किसी और काम पे कोई दुकान है, कोई बड़ी किराने की दुकान, उस पर 4 आदमी लगे हुए हैं। आज आप जा कर के पता कर लीजिए आपके शहर के अंदर, आप इसी शहर से रहने वाले, मैं भी यहीं से डेली देखता हूँ, जिस दुकानदार के पास 4 कर्मचारी थे उसने 2 कर दिए, जिसके पास 2 थे उसके पास है ही नहीं है, और जिसके पास 1 ही था वो तो करेगा क्या? जिस शहर की दुकानें 6 बजे बंद हो जाती हैं, 6 बजे, ये जो बिरला मंदिर की मार्केट है तो शहर का मेन मार्केट है, आधे घंटे का फर्क होगा, ये 6 बजे, तो इसका तो मेरे को पता है क्योंकि मैं शहर पर जाता हूँ। पूरा मार्केट 6 बजे शटर डाउन हो जाना शुरू हो जाता है। जिस शहर का मार्केट 6 बजे बंद होना शुरू हो जाता हो, उस शहर के डेवलपमेंट का, उन्नति का, रोजगार का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए साहब, मेरे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, लोकल मुद्दों पे अगर बात की जाए तो रोजगार के लिए लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? लोकल जो यहाँ की लोकल बॉडीज हैं वो क्या कर सकती हैं? लोकल बॉडीज बहुत कुछ कर सकते हैं साहब। हमारे सेक्टर जो काटा हुआ सेक्टर 2 में है शायद, पे उसमें इंडस्ट्री सेक्टर के उसमें है सारा। यहाँ आपने क्या किया? कितनी इंडस्ट्री आपके लगा दी आपने? क्या कर दिया वहाँ पे? आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो लेके आओ। शोर तो बहुत मचाते हैं, सिर्फ शोर मचाने से काम होता है क्या? फिर वही बात आती है, जित शोर मचाने का मतलब है कि नई बहू है, चूड़ियाँ खन कर रही हैं, रोटियाँ बन नहीं रही हैं साहब, इतना सा मामला है। इंडस्ट्रीज के लिए क्या लोकल बॉडीज क्या कर सकती हैं? सब लोकल बॉडीज नहीं, लोकल बॉडीज क्यों करेगी? लोकल विधायक करेगा। हाँ, वही लोकल बॉडीज करेगा, सरकार बिल्कुल करेगा। वो सरकार के पास जाएगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा? सरकार के पास जाएगा। सरकार को अब फर्ज बनता है अपने मुख्यमंत्री से लड़े, अपनी सरकार, चाहे उसको केंद्र तक जाना पड़े, वहां लड़े, जा करके कहे कि भाई मेरे हल्के में इतना लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अरे कम से कम जो लोग आपकी सरकार ने हटाए हैं, हटे तो हरियाणा से हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के भी हिस्से में तो लोग आते हैं। नहीं, पीटीआई के मुद्दे की बात करें तो पीटीआई दोबारा लग चुके हैं जी। सब कितने लगे हैं? देखो, इसका मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं, वो नहीं, सुनिए मैं आपको, वो सारे के सारे वो नहीं लगे। अब आप शायद मुझे अभी मैं उसको बता दूंगा कन्फर्म करके भी, वो भी चीज़ आपको। इन्होंने पीटीआई का दोबारा टेस्ट लिया था। हाँ, पीटीआई का दोबारा टेस्ट लिया, नए सिरे से लिया था, बिल्कुल। तो पुराने कहाँ गए थे? नहीं, उस टेस्ट को एक बार हटा के, मतलब अगर टेस्ट को छोड़ दें, उसके अलावा जो पीटीआई नहीं, उसमें मामला पेंच है अभी भी, आप उसको देखिए अभी दोबारा, उसके में भी पेंच आया हुआ अभी भी, उसका मामला भी अभी पेंडिंग है अभी कुछ उसमें। अच्छा, मतलब अभी आपका कहना है कि नहीं लगे हैं? अभी बिल्कुल, अभी उसमें भी मामला है, वो कोर्ट का मुझे उसका पूरा नहीं है, मैंने एक बार देखा था मामला वो, कि उसमें भी कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं। संस्कृत टीचर हैं, संस्कृत टीचर का मामला बताता हूँ कि जब बड़ौदा उपचुनाव था, संस्कृत टीचरों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया जाके, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। और मैंने कहा कि हरियाणा का मामला, इसको हरियाणा से कुरुक्षेत्र में लेकर के आते हैं कि बच्चे हमारे भी हैं, जितने कम से कम अगर आपके बच्चे हटते हैं उनके लिए तो कुछ इंतजाम करो। आप इंडस्ट्री लगाओ कुरुक्षेत्र में, क्या दिक्कत है कोई? यहाँ के और जब और मामले सारे चलते हैं आप लगाइए। अब आपने एलिवे की पुल इनकी बात आती है, एक चीज़ मुझे मतलब बात करते करते याद आ गई कि विकास के नाम पे यार ये अजीब सी चीज़ें करते हैं ये लोग। एलिवेटेड पुल जो बना रहे थे, इसका 22 अगस्त 2019 को जी शिलान्यास हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल, दुनिया ने देखा था, मुख्यमंत्री आए थे और लोग भी आए थे। अब आप ये बताइए साहब कि आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, आप उसकी नींव 2 बार रखोगे क्या? नहीं। 25 दिसंबर 2020 जो भी गई है, इन्होंने फिर उसका शिलान्यास का वक्त रख दिया। अच्छा, फिर से
उस पर भी मैंने बयान अपना दिया था कि जब एक शिलान्यास का, एक परियोजना का शिलान्यास आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो 25 दिसंबर 2020 को दोबारा क्या नौबत आ गई उसकी करंट 1.5 साल के बाद भाई? क्यों? अब वो परमात्मा जाने क्यों हमारे बयान का असर था, परमात्मा जाने किस चीज़ का असर था। शायद इसका भी असर था कि किसान आंदोलन के दौरान किसान इकट्ठा हो गए थे, वो कहते थे कि मुख्यमंत्री को कुरुक्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, शायद उस वजह से भी वो कैंसिल हुआ प्रोग्राम। लेकिन अभी मैं 2-4 दिन पहले विधायक जी का बयान फिर देख रहा था, उसने कहा था कि किसी कारण से स्थगित हो गया ये प्रोग्राम, मतलब किसी कारण से, तो आप दोबारा करोगे इसको क्या? शिलान्यास 2-2 बार करने की आदत पड़ गई है। अब आप ये बताइए कि आज आप चलिए वहाँ पे, अगर कोई चीज़ चलती है ना भाई साहब, अगर आपको कोई इतनी बड़ी परियोजना आप लेकर के चल रहे हो, उसका काम युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होगा। पिछले 1.5 महीने से करीब वहाँ, क्योंकि मैं डेली मेरा वहाँ से आना जाना है, एक कभी 2 पेड़ काट दिए, कभी 4 पेड़ काट दिए, कभी 2 गड्ढे खोद दिए, कभी 4 गड्ढे खोद गए। यूँ एलिवेटेड पुल बनेगा क्या? पता नहीं 20 साल लगेंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे इस हिसाब से तो आपके बनाने में। तो ये जो इनकी रफ्तार है, ये परमात्मा ही जानता है भाई, मैं तो नहीं जान पाया, ना कोई और जान पाया। चलिए देखते हैं जी, जैसा कि सर का कहना है, ये कब घूंघट उठेगा, कब चूड़ियां खनकेंगी और ये खनक कब बंद होएगी, कब रिजल्ट आएगा, हम भी इस इंतजार में वेट करते हैं और देखते हैं हरियाणा मीडिया न्यूज़।